बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम एक ख़ास जगह मौजूद हैं जहाँ प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी, इसके अलावा इनके जो मसाइल हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी। और आज इस जो दफ्तर बैठे हैं ये आल तरजानी रिटेलर एसोसिएशन का दफ्तर है, मरकज़ी दफ्तर है और यहाँ इनके अहदेदार भी मौजूद हैं। और यकीनी तौर पर बहुत से मसाइल हैं, वफाकी और तीन हुकूमत को ये कई बार अपने मुतालबात रख चुके हैं, मगर इनके मसाइल हल के लिए कौन आवाज़ उठाएगा, जबकि ये वो लोग हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का सालाना टैक्स अदा करते हैं, मगर इसके बावजूद भी इनके मसाइल हल करने के लिए वफाकी और तीन हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है और इनके साथ दो तेलीमा जैसा सुलूक किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन रऊफ साहब मौजूद है, जबकि सदर मदर साहब भी मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी ताशकंद सलीम साहब भी मौजूद है, फाइनेंस सेक्रेटरी अनवर मुगल साहब भी मौजूद है और इसके अलावा हसन नकवी साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। ये इनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और ये अपने अपने मसाइल यकीनी तौर पर ऐवान बाला तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकता है। इन्होंने कई बार वफाकी और तीन हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों से रब्ता किया, मगर इन्हें बार बार सिर्फ तसल्ली दी जा रही है। जबकि कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज़ी से मुल्क में आई, वफाकी और तीन हुकूमत ने 18 मार्च 2020 को लॉकडाउन नाफिज किया गया, पहले 15 दिन के लिए, फिर उसके बाद 15 दिन के लिए, और मज़ीद ये सिलसिला चलता रहा और छोटे बड़े तजारती मराकज़ को बंद कर दिए गए और इस तरह लाखों रुपए का नुकसान से हुकूमत पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ा। तो मेरे साथ इस वक्त रऊफ साहब मौजूद है और हम रऊफ साहब से बोलते हैं। आज हम तरजानी टाउन में बैठे हुए हैं, ये आपका मरकज़ी दफ्तर है और आपकी एसोसिएशन यकीनी तौर पर अपने मेहमान के लिए बड़ा काम कर रही है, मगर आपके मसाइल ज़्यादा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ K21 का कि उन्होंने हमें ये प्लेटफार्म मुहैया किया जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ आगे पहुँचा सकें। देखिए, सुरजानी जो है कराची का जो एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट एरिया है, जिसके अंदर तकरीबन 1.5 मिलियन की आबादी है, ठीक है। और इसके मसाइल में गैस, बिजली, पानी, रोडों की अबतर सूरत हाल और इसी तरह के और मसाइल हैं जिनको हम जो है ग्रेजुअली डिस्कस कर सकते हैं अगर करना चाहें। लेकिन उन सब से हट के ये एक ऐसी सोसाइटी भी है यहाँ पे, मतलब इस तरह की सोसाइटीज़ यहाँ पे हैं जो कि एक आम आदमी जो जिसके लिए शहर में रहना बड़ा मुश्किल है, अफोर्डेबिलिटी बड़ा प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे रह सकते हैं आसानी से आके। यहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पे प्रॉपर्टीज़ जो है उनको बड़े अच्छे रेटों में मिल जाती हैं और वो यहाँ पे अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। मज़ीद और क्या मसाइल हैं कि हुकूमत के इदारे हैं, KDA है, कैंसी है, तो दीगर जगह भी तो आपके मसाइल होंगे? बिल्कुल, मसले मसाइल तो हम अमूमन डिस्कस करते रहते हैं और वहाँ पे अपनी दरख्वास्तें भी पहुँचाते रहते हैं। उसके अंदर मेन मसला हमारा सिर्फ यही है कि यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। डेवलपमेंट उसके ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो हमारी जो है इस टाइम से गवर्नमेंट से भी और जो KDA है उनसे भी हमारी यही दरख्वास्त है कि उन काम को बेहतर बनाएं, उस कामों को बेहतर बना के और जो है यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ऐसे तरीके से हल कर सकें। मेरे साथ इस वक्त जो सदर मदर साहब भी मौजूद है और मदर साहब, आपने देखा कि तरजानी में बड़े मसाइल हैं, मगर और आपके कारोबारी लिहाज से भी बड़े मसाइल हैं, तो क्या समझते हैं कि वफाकी और तीन हुकूमत की जानिब से आप क्या मुतालबात रखना चाह रहे हैं अपने कारोबार के साथ? देखिए, सुरजानी एक ऐसी सोसाइटी है जो 1985 में लॉन्च की गई थी और जिसकी बैलेटिंग 1992 में हुई, लेकिन बदकिस्मती से माजी की हुकूमतों ने इसको नज़रअंदाज किया। ना सिर्फ नज़रअंदाज किया कि हमारे आगे के सेक्टर हैं 13, 14, 15, 16, 17, ये वो सेक्टर्स हैं जो 1992 के बैलेट हुए और आज तक इनकी आबादकारी का कोई सिलसिला नहीं किया, और ये बड़े अलमिया की बात है। उन अलॉटीज़ का क्या कसूर है जिन्होंने 1985 या 92 से पैसे भरे हुए हैं और ताहाल वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको पोजीशन दिया जाए और वो आबादकारी का सिलसिला किया जाए। अच्छा, सुरजानी एक ऐसी सोसाइटी है कि यहाँ हर तबका
بآسانی اپنی رہائش اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پلاٹوں کی قیمتیں بڑی مناسب ہیں اور بڑی نامنل قیمت میں ان کو ایک پراپرٹی پلاٹ دستیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، دیگر احوال یہ ہیں کہ یہاں اداروں کی نااہلی کی وجہ سے جو کام سر انجام دینے تھے، جو ان کی ذمہ داری تھی، وہ اسے عہدہ برا نہیں ہوئے۔ اور مگر صاحب وہ کون سے ادارے ہیں؟ اس میں سر فہرست کے ڈی اے ہے، پھر ٹیکسز کے حوالے سے دیکھ لیجئے کے ڈی اے ہے، کہ یہ دیگر ادارے ہمارے ٹیکسز جو حالیہ جو اضافہ کیا ٹیکسز کی مد میں، جو بالکل سراسر جسٹیفائی نہیں ہوتا، تو ہم تو بلکہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ٹیکسز کو واپس لیا جائے، جو ایک ظلم ہے بالکل ایک غریب طبقے کے ساتھ، اور جس کا منفی اثر ہمارے کاروبار پہ بھی پڑا بے انتہا، صرف اور صرف یہ حالیہ ٹیکسز کے اضافے کی وجہ سے۔ مزید کوئی جیسے کے ڈی اے کینسل کے اندر آپ کے جو کچھ ورکرز ہیں کام لے کے جاتے ہیں، جیسے ریٹیلر میں آپ کے، ان کو بھی کوئی پرابلم ہے تو ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ ایک ایسوسیشن کے عہدیدار ہیں، ان ورکر کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ورکرز کے لیے تو ابھی ہم خود انیشیل اسٹیج پہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہاں جو کلچر ہے سندھ گورنمنٹ کا، یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں ہے۔ کے ڈی اے نے تو بالکل ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ وہ تو بقول کے ڈی اے کہ جی ہمارے اپنے امپلائیز کی سیلریز پے کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں کہ کے ڈی اے دیانت داری سے یہاں اتنی زمین پڑی ہے، اگر اس کا آپشن کرتا ہے تو کے ڈی اے بآسانی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ صرف کھڑا ہو سکتا ہے، اس پورے علاقے کو ڈیولپ بآسانی کر سکتا ہے، لیکن ان کی نااہلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے حکومتی اداروں کی بھی نااہلی ہے، جو یہ آج تک عدم توجہ کا شکار ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جو ایسوسیشن کے سرپرست ہیں فراج ملک صاحب، اور یقینی طور پہ انہیں بھی تمام مسائل سے آگاہ ہے، اور اس کے علاوہ ان سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کو ایسوسیشن بنانے کا مقصد کیا تھا اور کیا وجہ تھی یہ بنانے کی، اور اگر بنائی تو اس میں تقریباً کتنے ممبرز ہیں، اور اب تک آپ نے اپنے ممبرز کے لیے کس قسم کے اقدامات کیے ہیں؟ جناب فراز صاحب۔ جی، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جس اللہ پاک نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی آج توفیق عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ میں K21 نیوز کا بہت بہت بےحد مشکور ہوں کہ آج ماشاءاللہ سے انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ بیسیکلی ہمارا ایسوسیشن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ تر جو ہے نا ریلیٹر کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، ان کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ سنوائی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کے ڈی اے میں ہم جاتے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں، کلائنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں، ریونیو بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہماری کوئی سنوائی ہوتی نہیں ہے، وہاں ہم کھڑے رہتے ہیں۔ ڈی سی آفس میں ہم جاتے ہیں تو ڈی سی آفس میں بھی یہی حال ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو بڑے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ مارکیٹ کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم لے لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ زیادہ میں لے لیے، مہنگی لے لیے، سستی لے لیے، تو بیسیکلی ہمارے پاس ایک سسٹم نہیں تھا۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمیں سب سے پہلے ایک سسٹم بنانا چاہیے۔ اب وہ سسٹم بیسیکلی ایسوسیشن کے مد میں جو ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم ایسوسیشن بنا لیں تو ایک بہترین سسٹم بن سکتا ہے، جس کے تحت ہم پورے ریلیٹر برادر جتنے بھی ہیں ایک ون یونٹ کی طرح یونٹی کی شکل میں ہم آ سکتے ہیں، اور ایک یونٹی کی شکل میں آ کر کے ہی کسی بھی چیز کو جو ہے نا شکست دی جا سکتی ہے۔ مثلاً یہ کہ کے ڈی اے میں اگر کوئی ایکسٹرا ٹیکسز ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، ڈی سی آفس کے معاملات کے اوپر کوئی ٹیکسز ہیں یا وہاں سنوائی نہیں ہوتی، وہاں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اسی حوالے سے جو بھی ہے اپنا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ شکر ہے میرے مالک کا، پروردگار کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اور ماشاءاللہ سے روف عباسی صاحب جیسے ماشاءاللہ سے چیئرمین ہیں، مظہر بھاب جیسے، انور بھائی جیسے، حسن نقوی بھائی ہیں، تاشفین سلیم ہیں، اسی طریقے سے ہمارے نائب صدر اکبر شاہ صاحب ہیں، اور سینئر وائس صدر ہمارے عقیل بھائی ہیں، جو کسی مصروفیات کی وجہ سے یہاں موجود نہیں ہیں، ہماری کور کمیٹی کا حصہ ہیں، اور جوائنٹ سیکریٹری ہمارے جہاں زیب بھائی ہیں، وہ بھی یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت اچھے دوستوں کی پھولوں کی مد میں یہ گلدستہ بنا دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بلدیاتی اداروں کی طرف سے کوئی پرابلم ہے؟ یہاں پہ جو پرابلم ہے بیسیکلی یہ ہے کہ یہ کے ڈی اے کی زیادہ تر پراپرٹی ہے نا، کے ڈی اے بیلٹنگ، یہاں جو ریزیڈینشیل پلاٹ ہے وہ ہے کے ڈی اے بیلٹنگ کے پلاٹ، اور اگر ہم کمرشل میں جاتے ہیں تو وہ آکشن کے پلاٹ ہیں یہاں پہ زیادہ تر نا۔ تو ہمارا جو ریلیشن رہتا ہے وہ زیادہ تر جو نا کے ڈی اے کے حوالے سے رہتا ہے، تو ہمیں کے ڈی اے سے یہ درخواست ہماری ضرور ہے۔ ابھی انہوں نے کافی ایف بی آر کے ریٹ بڑھائے ہیں، ایکسٹرا ٹیکسز بڑھائے ہیں، جو ہمارا 64 گز کا پلاٹ ٹرانسفر ہوتا تھا تقریباً کوئی 40,000 کے لگ بھگ ہوتا تھا،
अब इस वक्त तकरीबन वो कोई 75-80,000 के लगभग जो है ना वो हो गया है। तो इसमें इन्वेस्टर को बड़ी मुश्किलात पेश दर होती हैं कि जो छोटा इन्वेस्टर है 5-6 लाख रुपए की फाइल उठाता है, 25-30 हज़ार के लिए काम करता है, तो उसको एक्सेस 20-25 हज़ार रुपये ट्रांसफर की मद में जाने पड़ रहा है। अच्छा, हमारे साथ चेयरमैन रऊफ अब्बासी साहब हैं, एक बार फिर हम इनकी तरफ आते हैं और एक और भी मदद सवाल करते हैं। रऊफ साहब, कोरोना वायरस तकरीबन तो 6 से 7 माह हो गया है और 5 बजे से 7 बजे तक की टाइमिंग वफाकी और चीन हुकूमत की तरफ से, तो क्या समझते हैं कि इसी वजह से भी कुछ आपके कारोबार पे कुछ असर पड़ा है? रफीक साहब, मेरा ख्याल है ग्लोबली बड़ा चेंज आ गया है, पूरी दुनिया में ये सिस्टम हो गया, बेचारे सभी लोग परेशान हैं। ना सिर्फ हमारी सुरजानी के अंदर भी मसला ये है कि पिछले वाकई 6-7 महीने से कोई कारोबार नहीं है। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि वो सिस्टम ऐसा चला रहे हैं। हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमने पूरी कोशिश की जो हम इस असना के अंदर कर सकते थे, साहिब इस्तिताअत जो लोग थे उन सबको इन्वॉल्व किया, राशन की तकसीम और इस तरह के हमने काम किए वक्त के साथ साथ, और जो हम मतलब माली मदद कर सकते थे वो सभी हमने किया, उन तक पहुँचाया है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह अपने एंड से कोई परेशानी ना आने दे जब तक अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी हुई है, हिम्मत दी हुई है। हमारे साथ एसोसिएशन के अहदेदारान कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, रऊफ अब्बासी साहब थे, हमारे साथ मदर साहब थे और सिराज मलिक साहब थे। इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और कुछ मसाइल वफाकी और चीन हुकूमत को जो है उन्होंने आगाह किया है। आया वफाकी और चीन हुकूमत क्या इनके मुतालबात तस्लीम करती है कि आगे इनका क्या लाएमल होगा? हम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ दीगर अरकान भी मौजूद हैं, उनसे भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी रऊफ अब्बासी साहब, सिराज मलिक साहब और मदर साहब से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई और उन्होंने केडीए और कैंसी और दीगर इदारों के बारे में अपने दिल खोल के बातचीत की और यकीनी तौर पर हमारे साथ दीगर अरकान भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनके भी मसाइल के बारे में पूछेंगे, क्योंकि एक सरजानी टाउन एक बड़ा ये एरिया है और यहाँ पे बड़ी बिल्डर्स ने बड़े काम किए हैं और बड़ा साफ सुथरा इलाका है और यकीनन जब ये काम कर रहे हैं तो यहाँ कुछ मसाइल तो होंगे और एकदम अचानक पूरे मसाइल हल नहीं हो सकते। मगर मेरे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी ताशकंद सलीम साहब मौजूद हैं। आप एक एसोसिएशन का हिस्सा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी का बड़ा काम होता है और मुख्तलिफ इदारों में सदर से ज़्यादा सेक्रेटरी की आवाज़ ज़्यादा गूंजती है और यकीन तौर पर वो मसाइल हल के लिए मुख्तलिफ इदारों के अहदेदारान, वज़रा, सेक्रेटरी और उनसे थोड़ी तकरार भी होती है। तो क्या कभी ऐसी कोई तकरार हुई अपने मसाइल के हल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा मैं K21 का और रफ़ीक भाई की टीम का कि उन्होंने सुरजानी के मसाइल को समझते हुए सुरजानी में विज़िट किया और हमें मौका दिया कि अपनी आवाज़ को जो है ऐवान बाला तक पहुँचाएँ हम। तो इसमें पहले भी हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे KDA से और दीगर इदारों के साथ, और आज आपके तवस्सुत से भी हम जो है वो ऐवान बाला से, प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर आला सिंध से और जो आफ्ताब जहांगीर साहब हैं MNA हमारे और MP अरबिस्तान साहब हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुरजानी टाउन में बाकायदा थोड़ा सा विज़िट करें। और यहाँ पे एक अच्छा पॉपुलेटेड एरिया है, तकरीबन 1.5 मिलियन आबादी यहाँ मौजूद है और एक मुस्बत तबका रहता है यहाँ पे। जो स्कीम शुरू हुई थी 1985 में, 92 से मतलब स्टार्ट हुए थे यहाँ पे रहायश पजीर होना लोग, तो लोग ये 92 से रह रहे हैं, तकरीबन 30 साल हो गए इन लोगों को यहाँ रहते हुए, लेकिन उनके बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके हैं। बहुत से मसाइल हल भी किए हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुरजानी टाउन के अंदर पानी की कमी नहीं है, बिजली का पावर हाउस मौजूद है पूरा, ठीक है ना, और दूसरा तबका यहाँ पे आराम से रहायश पजीर है। ये शहर से करीब भी है। ग्रीन लाइन का मनसूबा भी बनाया गया जो सुरजानी टाउन से शुरू किया गया। हम इसका बहुत शुक्र अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने सुरजानी के मामलों को समझते हुए अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन इसको बाकायदा तवज्जो नहीं दी गई। थोड़ा सा चाहेंगे कि अदम तवज्जो का बाइस रहा लास्ट 6-8-10 सालों में ना, तो अगर दोबारा तवज्जो तो सुरजानी फिर एक भरपूर तरीके से जो है अच्छा शहर बन जाएगा। जिस तरह गुलशान जौहर और गुलशन के एरिए हैं जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, इस तरह अब सुरजानी टाउन के अंदर भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं
اور بہت لو بجٹ کے اندر یہاں پہ فلیٹ مل جاتا ہے, 25 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے سے فلیٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے, اور 65 گز کا مکان یہاں پہ 20 لاکھ روپے کا مل جاتا ہے, مطلب 10 لاکھ روپے کا 65 گز کا مکان پلاٹ مل جاتا ہے یہاں پہ نا, تو مطلب بہت ایزیلی یہاں پہ پرچیز کر سکتا ہے اور رہ سکتا ہے. جیسے کہ بڑی بڑی مطلب عمارتیں تعمیر ہو گئی, تو ان عمارتوں میں کیا گیس بجلی کی پرابلم تو ہوگی نا؟ جی بالکل رفیق بھائی, اس میں تھوڑا سا گیس کا مسئلہ ہے کہ ابھی لاسٹ 2-3 سالوں سے سوئی گیس والوں نے کچھ توجہ کم دی ہے, جو نئی بلڈنگیں بنی ہیں ان میں گیس نہیں آئی ہے, لیکن کافی بلڈنگوں میں آ بھی گئی ہے, ایسا نہیں کہ آ بھی گئی ہے الحمدللہ نا. تو باقی جو علاقے سیکٹر 11 ہے, سیکٹر 10 ہے, وہاں پہ گیس کی کمی ہے, اور اس کے علاوہ جو نئے ایریے ہیں سیکٹر 13, 14, 15 وہاں پہ بھی گیس کی مین لائن تو گزر رہی ہے, لیکن کے ڈی اے نے جو تھوڑا سا توجہ کم دی ہے, کے ڈی اے اگر وہاں پہ پوزیشن دے دے تو سوئی گیس والے اپنا کام کر سکتے ہیں, آگے کے الیکٹرک والے اپنا کام کر سکتے ہیں. پانی کی لائن تو وہیں سے آ رہی ہے, K4 بھی یہاں سے گزر رہی ہے. تو یہی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ایوانا بالا سے کہ جو ہے وہ کے ڈی اے والوں سے خاص طور پہ کہ پوزیشن کا جو کام ہے وہ کر لیں پورا, تو جو لوگ 1992 سے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہو سکیں. اور باقی عام عوام سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سجانی ٹاؤن کے اندر بہت لو بجٹ کے اندر اچھی اسکیموں میں مطلب گھر لے سکتے ہیں. جو چھوٹی سوسائٹیاں ہیں اور بڑی مستند سوسائٹی ہے سجانی ٹاؤن, اس کی جو بیلٹ کی فائلیں ہیں وہ آرام سے سیوک سینٹر سے ویریفائی ہوتی ہیں. جو لوگوں کو خوف و راز ہے کہ یہاں پہ ڈبلنگ ہوتی ہے یا 2 نمبر فائلیں بکتی ہیں, تو وہ ڈبلنگ اور 2 نمبر فائلیں وہ آرام سے چیک ہو جاتی ہیں. وہ کوئی بھی پرچیز کریں یہاں پہ فائل تو سیوک سینٹر لے آ کے وہاں سے ویریفائی کرائے, اس کے بعد فائل پرچیز کریں نا. اچھا, ایک بات یہ کہ وفاقی اور 3 وفاقی حکومت نے کچھ پراپرٹی ٹیکس 4 صوبوں میں اعلان کیا, کم کیا, مگر 3 صوبوں میں یہ ٹیکس کم کیا گیا اور صوبے 3 میں ٹیکس کم نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی رفیق بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنس کیا تھا کہ 4 صوبوں میں جو ہے وہ ٹیکسز کے مد میں کمی کی جائے اور عام لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور کنسیشن میں ریلیف دیا جائے اور باقی دیگر اس میں جو ہے وہ ریلیف دی جائے, لیکن نوٹیفکیشن تو 3 صوبوں میں آیا ہے, لیکن اب تک سندھ میں نہیں آیا ہے. تو سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا آپ کی توسط سے کہ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس معاملے کو پرسنلی دیکھیں اور جو ہے نوٹیفکیشن کا جو ہے وہ بندوبست کریں, تاکہ یہاں پہ بھی سندھ کے اندر اور اسپیشلی کراچی جو ایک بڑا ہب ہے جہاں پہ اچھی خاصی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, اس میں تھوڑا سا ریلیف ملے لوگوں کو, تاکہ وہ ٹیکسز کی مد میں کم اماؤنٹ ہو, تاکہ پراپرٹی کی قیمت بڑھ نہ جائے. اس سے ہوتا ہی آپ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی عوام کی طرف سے کوئی مشکلات کا سامنا ہے عوامی سطح پر؟ بس اصل میں جو لاسٹ کورونا ہوا ہے 3-4 مہینوں میں جو معاشی طور پہ جو صورتحال ہوئی ہے, اس میں یہ کہ عوام تھوڑا سا پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا ریٹ بھی نیچے آیا ہے نا. ابھی مطلب سنہری موقع ہے لوگوں کے لیے کہ اگر بائنگ کرنا چاہیں اس ٹائم کے اوپر سجانی ٹاؤن کے اندر, تو بہت لو بجٹ کے اندر ایک اچھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں. مطلب اپنا گھر لے سکتے ہیں یہاں پہ 65 گز کا آرام سے 20 لاکھ روپے میں RCC مکان ان کو مل سکتا ہے, یا 20-22 لاکھ روپے کا فلیٹ مل سکتا ہے ان کو. تو بہت اچھا ٹائم ہے اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سجانی ٹاؤن میں. ہمارے ساتھ اس ہفتے یقینی طور پہ تاشکند سلیم صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے اور سجانی ٹاؤن میں تعمیر ہونے والی جو عمارات ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ تھوڑی بہت گیس کی کمی ہے, مگر یہ علاقہ بڑا خوشگوار ہے. اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت فائنینس سیکرٹری انور مغل صاحب, اور یہ ایسوسیشن کے عہدیدار بھی ہیں, اور یہ ذمہ دار لوگ اپنے 300 یا 350 جو ان کے ممبرز ہیں ان کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں, تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو, کیونکہ عہدیدار کا کام ہی اپنے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو آسانی پیدا کرنا. انور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انور صاحب, حالیہ ٹیکس میں بھی ہے اور ٹرانسفر میں بھی بہت مشکلات رہی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے K21 چینل کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں یاد رکھا. آپ کے چینل کے توسط سے کچھ چیزیں گوش گزار کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے. جو آپ بات کر رہے ہیں اصل میں یہاں پہ KD کے اندر سب سے زیادہ جو ٹیکسز کی بھرمار اور انہوں نے ریٹ جو بڑھائے, ٹیکسز کے جو ریٹ بڑھائے, اس کی وجہ سے بڑی پرابلم ہو گئی ہے. ایک تو ویسے ہی کام کے معاملات کورونا کی وجہ سے بڑی ڈسٹربنس ہے, پوری دنیا کی اکنامی بیٹھ گئی ہے. اچھا, یہاں پہ کچھ تھوڑا سا پلاٹ کے ریٹ کے اوپر فرق پڑا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ کسٹمر یا بائر جو ہے اس کا رش بڑھے گا, اسی وجہ کہ لو کاسٹ اور لو بجٹ یہاں پہ فائلیں بہت اچھی. جنرل ریٹ 92 سے جو بالکل آباد مطلب خالی ہیں یا بہت سارے سیکٹر میں آبادی ہے, لوگوں کا رخ ہوگا. لیکن ان کی وجہ سے تھوڑی سی یہ کام کا جو چلنے لگا تھے, معاملات بڑھنے لگے تھے. جو ٹیکسز کی بھرمار یا ٹیکسز کے بھاری ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا کافی اثر پڑے. اس کے اوپر ہم آپ کے چینل کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہوا ٹیکسز کا, اس کو بالفور واپس کیا جائے. دوسری بات یہ کہ یہاں جو آکشن وغیرہ کے جو معاملات ہیں, آکشن ہوتے ہیں, بڑی بڑی کمرشل پلاٹ ہیں, ریزیڈینشیل پلاٹ میں, تو آکشن کے جو پلاٹ کمرشل پلاٹ ہیں وہ پیسے یہاں سرجانی کی ڈیولپمنٹ میں ہی خرچ کیے جائیں. یہ مطلب بات وہی ہے کہ یہاں سے کما تو رہے ہیں لیکن توجہ دینے پہ کوئی بھی تیار نہیں. جو صاحب جو ارباب اختیار ہیں, جو یہاں پہ مطلب جن کی ذمہ داری ہیں, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے.
आपके चैनल के तवज्जुह से यही हुजूर मुतालबा है कि टैक्सेस के अंदर जो भी इजाफा हुआ है उसको फिलफॉर्म वापस। मजीद और कुछ मसाइल जो है उससे मजीद और सर आप बहुत सारे लोग मीडिया के ऊपर देखते हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े नामी ग्रामी जो है ना उनके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उसके बाद 4-5 साल के बाद क्या होता है, प्रोग्राम होते हैं, वो कह रहे हैं हमारी ज़िंदगी भर की कमाई, किसी बेवा की कमाई, किसी की जो है ना मतलब कि रिटायरमेंट का बेनिफिट, वो सब जो है ना वो इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं और नतीजा उनके अब जो आप जा करके पता चले कि वो अपना बुढ़ापा सकून से गुजारने की सोच रहे होते हैं, वो रोडों के ऊपर आ गए। 92 के बाद से यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छी आबादी है, सारी यूटिलिटीज़, गैस, बिजली, पानी मौजूद है, ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं है। अच्छा, और उससे आगे जो सेक्टर है जहाँ पे आबादी कम है लेकिन वहाँ पे भी लोग अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे 92 के बाद से कोई कब्जा, कोई वो प्लाट अगर 100 साल भी खाली पड़ेगा ना उन पर कोई कब्जा नहीं करेगा। ये जनरल बैलेट की फाइल है, इसके अंदर कोई बिल्डर मुँह दिखा के नहीं भागेगा, इसके अंदर कोई आपके पैसे खा के नहीं भागेगा। ये प्लाट यहाँ पे खाली पड़े हैं, आप लोग इंतजार करें, आप लोग आएँ यहाँ पे आबाद करें। आप यहाँ पे जब आबादी होगी तो उसके बाद डेवलपमेंट के मामला भी, वैसे तो हम मतलब कोशिश करते रहते हैं और कुछ ना कुछ सुनवाई होती है किसी हद तक, लेकिन चूँकि जब आबादी होगी तो एक हमारे पास भरपूर प्रेशर भी होगा कि हम गवर्नमेंट या साहिब अख्तियार लोग जो हैं उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि भाई अब तो यहाँ पे आबादी हो गई, भाई कुछ मामला थोड़ी सी तवज्जो इधर तरजानी की तरफ कर लो। गैस, बिजली, पानी यहाँ तो मौजूद है और बहुत सारे सेक्टर में आबादी होगी तो वो भी आ जाएगा। गैस के भी मामला रहते हैं, जब आबादी बढ़ेगी तो डेफिनेटली देनी पड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त रतन नकवी साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और बड़ी अच्छी इनसे भी डिस्कस होगी, इनको भी बड़ी मालूमात है और यकीनी तौर पर जब वो इस एसोसिएशन का हिस्सा है तो इन्हें भी अपने मसाइल के बारे में यकीनी तौर पर आगाह होगा और यकीन से कुछ अगर मेंबर्स अपने अहदेदारान से रब्ता करते हैं और अगर उनसे रब्ता न हो सका तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को लाजमी वो रब्ता करेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन देता है और वो तमाम इदारों को भी इंफॉर्मेशन के ज़रिए आगाह करता है। आज हसन नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो यहाँ केडीए की कुछ अपनी दुकानें बनी हुई हैं और यकीनी तौर पे वो केडीए किराया भी वसूल करती है और किराया वसूल करने के बाद कुछ एसोसिएशन के साथ मुफाहमत नहीं करती और यकीनी तौर पे करना चाहिए, क्योंकि उनकी तमाम देखभाल आप लोग करें। इस बारे में क्या कहें? रफ़ीक भाई देखें, मसले मसाइल पे गुफ्तगू तो हमारे तमाम साथियों ने की, केडीए के हवाले से भी बात हुई, रोड स्ट्रक्चर्स के हवाले से भी बात हुई, डेवलपमेंट के हवाले से भी बात हुई, फाइनेंस के हवाले से भी बात हुई। मेरा ये ख्याल है कि ज़ाती मेरी राय है ये है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक जनरली पब्लिक को ये अवेयरनेस नहीं है कि सुरजानी टाउन आगे किस सूरत हाल की तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ की जो लोकेशन है सुरजानी टाउन की, M10 रोड आपको मालूम है, नॉर्दर्न बाईपास जो है हमारी, इसके साथ टच सुरजानी टाउन है। M10 समझ लें मुस्तकबिल का CPEC का हिस्सा है। इस CPEC के हिस्से होने की वजह से जो मार्केट सुरजानी टाउन की जाएगी जितनी ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कराची या पाकिस्तान का कोई और ऐसा हिस्सा हो जहाँ पे मामला बेहतर हों। आप समझते हैं कि मतलब आने वाला जो वक्त है वो सुरजानी टाउन के लिए अच्छा खुशाइंद है? आने वाला वक्त सुरजानी टाउन के अलॉटीज़ के लिए हीरा है, सोना नहीं है, हीरा है। उसकी रीज़न्स हैं। रीज़न्स ये हैं कि अगर हम यहाँ पे आज सिर्फ जो आपका नॉर्थ नाज़ाबाद का खयाबान सुलेमान के नाम से भी कहलाता है, ये 90 मीटर रोड, 350 फुट रोड, जो सबसे चौड़ा रोड है मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जिन्ना के बाद, इस रोड को अगर कंप्लीट कर दिया जाए नॉर्दर्न बाईपास तक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए मैं ये समझता हूँ मज़हर वहाब भाई ने, रूस अब्बासी भाई ने जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो डेवलपमेंट के हवाले से कोशिशें की जा चुकी हैं उनमें 10 के 5 में पानी की फरहमी, इस वक्त लाइट्स के लिए पूरी कोशिश कर रही है एसोसिएशन। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो चीज़ें सामने रखूं अवाम के कि वो एक दफ़ा आएँ सुरजानी टाउन, हम लोगों से मिलें, यहाँ पे आम जनरल हमारे डीलर्स भाई जितने भी बैठे हुए हैं उनसे मिलें, यहाँ के हवाले से इंफॉर्मेशंस लें, उनको इंशाल्लाह ताला यहाँ पे काम करके खुशी भी होगी और अल्लाह के हुक्म से दिन दुगनी और रात चुगनी उनको रिफंड भी मिलेगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर बिजली के हवाले से क्या प्रॉब्लम है? कुछ सुरजानी टाउन में कुछ लोड शेडिंग का कोई सिलसिला है? मैं देखें शिकवे शिकायतें करना मेरे ख्याल में मुनासिब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हाल ऑल कराची का इस वक्त चल रहा है वही हाल सुरजानी का है। जहां अगर मैं देखने जाऊं इस वक्त, अगर आप लांडी में चले जाएं, मलीर में चले जाएं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में चले जाएं, डेवलप एरियाज़ हैं, गुलशन इकबाल में चले जाएं, हर जगह बिजली के मसाइल हैं। वही मसाइल सुरजानी टाउन में भी हैं।
पानी का मसला पूरे कराची में सिवाय सुरजानी के है। सुरजानी टाउन में पानी है 24 आवर अवेलेबल है, और ऐसा पानी है कि यहाँ पे मैंने अमूमन कुछ बीच में एक वीडियो भी मैंने शेयर की थी कि ऐसा भी है कि पानी ज़ाया भी हो रहा है। हम तो ये भी चाहते हैं कि अरबाब इक़्तिदार से तवज्जो दें, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मतलब ये तवज्जो कि दें। वाटर बोर्ड आप जो है वो बड़ी खुश है आप सुरजानी टाउन से? नहीं, मैं वाटर बोर्ड से खुश नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो पानी ज़ाया हो रहा है वो पब्लिक तक पहुँचे। जो बिजली के लिए कोशिश की जा रही है इस वक्त, तकरीबन मज़हर भाई की ऑलरेडी और रऊफ भाई की जो डिस्कशंस चल रही हैं, इंशाल्लाह ताला हम 10 सेक्टर 10 में बहुत जल्द बिजली भी मुहैया कर देंगे। इससे पहले मज़हर भाई ने और रऊफ भाई ने पानी के हवाले से वहाँ पे मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पानी मौजूद है वहाँ पे। हाँ, गैस के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, तो हम डेफिनेटली उससे भी गुजारिश करेंगे कि वो तवज्जो दे सुरजानी में। यहाँ पे बहुत से प्लाजास ऐसे हैं जो इस वक्त रेडी हैं, सिर्फ गैस की वजह से लोग आबाद नहीं हो रहे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आबादी आएगी, जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, डेफिनेटली आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ सुरजानी टाउन का है मेरी नज़र में। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त ताशकंद सलीम साहब तो मौजूद हैं और सेक्रेटरी हैं, तो इनसे भी थोड़ी सी और गुफ्तगू हो जाए। कुछ इनके जहन में कुछ और मसाइल आ रहे हैं तो उनसे वो भी सुन लें कि हो सकता है कि आज का ये प्लेटफॉर्म वफाकी दिन हुकूमत इनको इंफॉर्मेशन वफाकी वज़ीर इत्तलात सिंध के जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे, और हो सकता है कि इनकी आवाज़ आला इदारों तक पहुँचे। कुछ और भी मसाइल आपके? शुक्र रफ़ीक भाई, आपके तवज्जुह से मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा बल्दियाती इदारों में कि जिस तरह बारिश हुई अभी हालिया दौर में, तो उसमें सीवरेज के मसाइल थोड़े से जो ना ख़राब थे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था इनका थोड़ा सा पुराना स्ट्रक्चर हो गया है, इस पर बल्दियाती इदारों को थोड़ा सा तवज्जो दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सुरजानी में मतलब काफ़ी ऐसी सड़कें हैं तो बहुत अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं थोड़ी सी जो डैमेज हो गई हैं, तो उस पर काइंडली अगर प्रॉपर तवज्जो दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सुरजानी। अच्छा, हमारे साथ अंदर मुगल साहब भी मुसलसल देख रहे हैं और शायद कुछ और उनके जहन में कुछ और सवाल आ गए, क्योंकि अच्छा है कि आज सुरजानी टाउन के अहदेदारान बैठे हैं और इनके जो मेंबर्स हैं उनकी नज़रें भी इसी पर हैं कि वो जो प्रोग्राम देखेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि वो इनसे मज़ीद कोई और मशवरे दें। तो अनवर साहब कोई और? जी बिल्कुल, जैसे हमारे साथी मज़हर नकवी साहब ने बताया कि सी पैक वाला जब इसके साथ ये मुंसलिक होगा ये वाला रोड, तो आप ये देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर जो बायर होगा, फॉरेन बायर या ओवरसीज़ बायर, उसका रुख यहाँ से नहीं होगा, नॉर्थ नाज़माबाद या नाज़माबाद से नहीं आएगा। वो सरजानी जहाँ ख़त्म हो रहा है ना आज के हिसाब से, वहाँ से सरजानी स्टार्ट होगा। और उस वक्त ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त जो भी आप इस वक्त यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये आपको कोड़ी को मिल समझ लें। अगर 64 गज का प्लाट आपको 8-10 लाख रुपए का मिल रहा है, बना हुआ मकान आपको 18 से 20 लाख रुपए का मिल रहा है 64 गज का, फिर 80 गज के अंदर भी आपको 17-18 लाख का मकान मिलता है सेक्टर 11A के अंदर। 10 से 5 में जैसे यहाँ पे आबादी है, जो आखिरी आबादी है, उसके बाद के फिर दूसरे सेक्टर शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो चला, तो इसके अंदर थोड़े से प्रॉपर्टी के रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ा। ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्ट करने का। इसका रिटर्न आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब ये कि जैसे और दूसरी जगह पे कर रहे होते हैं कि जी हमारे वालिद साहब ने इन्वेस्ट किया था, ये ले लिया था, आज बच्चों के काम आ रहा है। इसको तो साल 2 साल के अंदर आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट, बल्कि साल 2 साल भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, या बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आने वाले वक्तों के अंदर जब सी पैक वाले जो मामला चल रहा है ना, उसके अंदर तो आपकी सोच होगी, जैसे मेरे भाई ने बोला कि अपना सोना नहीं अपना हीरा है सरजानी आने वाले वक्तों का इंशाल्लाह। आज मेरे साथ एक बार फिर जो है वो एसोसिएशन के सरपरस्त सिराज मलिक साहब मौजूद है। सिराज साहब, सबसे पहले ये पूछा जाए कि आपकी एसोसिएशन जो है और जब तो ये बड़ा एसोसिएशन है, ये ताले में कितना टैक्स अदा करती होगी हुकूमत को? हुकूमत के टैक्स के हवाले से तो मेरे ख्याल से अभी एसोसिएशन की मद में तो कोई टैक्स जो है अभी ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन हुकूमत को टैक्स दे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत को मिसाल के तौर पर अगर 10 करोड़ रुपए सालाना अगर सरजानी टाउन से जा रहा है जी, तो उसके मसाइल के लिए आप वफाकी वजीर सनत व तजारत और इसके अलावा 3 के जो वफाकी वजीर सूबाई वजीर हैं, तो उनसे ये नहीं कह सकते कि आधा टैक्स माफ़ कर दिया जाए और जो बचत अगर हो तो हम अपने मसाइल हल कर लें? तो ऐसी कोई गुफ्तगू हो सकती है? जी बिल्कुल, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी एसोसिएशन को मस्जिद माशाल्लाह से बेहतर कर रहे हैं। और बेसिकली हमारा मकसद भी यही है, इंशाल्लाह ईद के बाद हमने प्लान किया है कि डीजी जो केडीए है उनसे भी हमने मुलाकात करनी है, और जो वुज़रा हैं अपना सिंध हुकूमत के उनसे भी हमने मुलाकात करनी है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये है कि बेसिकली सुरजानी टाउन के आवाम को फैसिलिटी मिले, और यहाँ के जो रेलेटर हैं उनको फैसिलिटी मिले, और इन्वेस्टर को फैसिलिटी मिले, और उसके अलावा मार्केट में बेहतरी आए। तो बिल्कुल हमने प्लान किया है इंशाल्लाह ताला
इन तमाम लोगों से हम अपनी मुलाकातें करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मदर साहब भी मौजूद हैं, तो हम मदर साहब से भी कुछ मालूमात करते हैं कि क्योंकि मदर साहब ने पहले तो कुछ मसाइल बताए, हो सकता है उनके जहन में अभी कुछ और मसाइल आ गए, तो मदर साहब क्या कहेंगे? देखिए, मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो हर जगह के हैं, पूरे कराची में ही है, क्योंकि हमारी ये बदकिस्मती है कि सिंध गवर्नमेंट की ज़रा कराची पे दिलचस्पी कम है। अच्छा, रहा मसला सुरजानी का, तो सुरजानी में जहाँ मसाइल हैं वहाँ सहूलियात भी हैं। अच्छा, मसाइल से अगर आप डिस्कस करते हैं तो आगे जो सेक्टर्स हैं मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारा किसी इदारे से टकराव या तसादुम का हरगिज़ नहीं है। इस एसोसिएशन बनाने का मकसद ये है उन इदारों को उनकी एहसास ज़िम्मेदारी याद दिलाना, उनको जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं उनको जगाना, और अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए जो जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है उसको भरपूर तरीके से पूरा करें। ना सिर्फ इदारे बल्कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसको भी चाहिए कि इस तकरीबन लगभग 11 लाख लोगों की आबादी है, इस पर तवज्जो दी जाए। आगे ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है सेक्टर 10 में या सेक्टर 11 में। सेक्टर 11 अभी एक गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, मुझे समझ में नहीं आता गैस की लाइन वहाँ से गुजर रही है, क्यों महरूम है। सेक्टर 10 बुनियादी जो ज़रूरियत है बिजली, अभी तक बिजली से महरूम है, क्यों महरूम है, समझ से बालातर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे तमाम इदारों को जगाना और उनको याद दहानी कराना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, और यही हमारा बुनियादी मकसद है इस एसोसिएशन का क़याम वजूद में लाना कि जो इदारे हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएं और अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा भरा हों। शुक्रिया। मतलब आप जैसे कि यहाँ कारोबार कर रहे हैं सरजानी टाउन में, तो यहाँ आप क्या समझते हैं कि तालीमी हवाले से कोई यूनिवर्सिटी का क़याम हो या बड़ा कोई हॉस्पिटल हो, आप शहर से बाहर, सरजानी से बाहर आपाती हॉस्पिटल है जिन्हें, तो ऐसा कोई प्लान है कि यहाँ पर हुकूमत की तरफ से आपको कोई अपील हो कि यहाँ यूनिवर्सिटी या अस्पताल क़याम? रफ़ी भाई, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि ये एक हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ कोई बड़ा अस्पताल सरकारी सतह पे कोई मौजूद नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज अभी तक कॉलेज से महरूम है, और यहाँ इवन बैंक, हमारे जो यहाँ के मोस्टली ऐसी आबादी है जो रिटायर्ड पर्सनल है और वो पेंशन कलेक्ट करने के लिए इलाके से बाहर नॉर्थ कराची जाना पड़ता है ज़ईफ़ लोगों को, माजूर लोगों को। तो हम ये भी दरख्वास्त करेंगे अपने इदारों से कि यहाँ नेशनल बैंक की कम अज़ कम नेशनल बैंक की एक ब्रांच का क़याम वजूद में लाएँ, और जो जैसे स्कूल है, कॉलेज है, डिस्पेंसरी है, ये कोई बड़ा सरकारी अस्पताल है, इसकी अशद ज़रूरत है और उसको यहाँ मुहैया किया जाए यहाँ की आवाम को जो बुनियादी। कभी आपने वज़ीर तालीम से जो सईद गनी साहब है, तो उनके साथ अपनी एसोसिएशन की तरफ से कोई लेटर भेजा ताकि उन्हें इल्म हो कि सरजानी टाउन जहाँ से करोड़ों रुपए का टैक्स वफाकी और सिंध हुकूमत को अदा करता है, मगर यहाँ तालीम के हवाले से बच्चे महरूम हैं, कभी लेटर लिखा आपने? रफ़ी साहब, मैं थोड़ा सा आपको याद दहानी करा दूं कि यह हमारी एसोसिएशन का जो क़याम वजूद में आया वो 29 फरवरी को आया, और सडनली फिर कोरोना का ये पेंडेमिक हमारे मुल्क में आ गया। उसकी वजह से तमाम इदारे बंद हैं और हम भी थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को हमने महदूद किया सिर्फ़ और सिर्फ ये SOPs के तहत, और तो इस वजह से हम अभी इदारों के दरवाजे पे दस्तक नहीं दे सके, और इंशाल्लाह जैसे ही हालात नॉर्मल हुए तो हम अपनी जो जिम्मेदारी को समझते हुए ये इन तक ये अपनी याददाश्त पहुंचाते रहेंगे टाइम टू टाइम। अच्छा, हमारे साथ चेयरमैन रऊफ साहब भी मौजूद है, और जब रऊफ अब्बासी साहब के भी जहन में कोई ना कोई इस वक्त सवाल आ चुका है सरजानी के हवाले, तो रऊफ साहब क्या कहेंगे आप? रफ़ीक भाई, मुस्लिम मसाइल तो हमने मेरा ख्याल है बहुत डिस्कस कर लिए हैं, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये सुरजानी टाउन मेरी नज़र में वो सस्ती रिहायशी स्कीम है जो हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर तबके के लिए इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन सुनहरी मौका है। एक 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से लेकर और 2 अरब रुपए तक की इन्वेस्टमेंट जो है सुरजानी के अंदर हो रही है और मल्टीपल लोकेशंस पे लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही मशवरा देना चाहूँगा अपने उन कस्टमर्स को या उन लोगों को जो सुरजानी के अंदर आना चाहते हैं, वो आएँ और आके यहाँ पे जो सस्ती रिहायशी स्कीमें हैं उसके अंदर जो है अपने प्लॉट्स लें, ख़रीदें, बनाएं और रहें उसके अंदर। और जो भी चीज़ें हैं बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पे सारी मौजूद हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलें इंशाल्लाह। अभी हमारी बात हो रही थी रियल इस्टेट के हवाले से भी, और आल सरजानी रिलेटेड एसोसिएशन जो है वो बड़े काम कर रही है। अभी कोई एसोसिएशन को बने हुए तकरीबन 1 साल के दरमियान हुआ है, मगर इनकी अहदेदारान की कोशिश है
کہ ترجانی کے اندر ایک خوشحال ماحول پیدا کیا جائے. یہاں کے لوگ میں جو آئیں گے, جو لوگ فلیٹ خریدیں یا ان سے زمینیں خریدیں یا ان سے مکان خریدیں, تو اس کے حوالے سے ان کی کاوشیں اور کوششیں آنے والوں کے لیے اچھی ہوگی. اور یہاں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں, یہاں بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں, یہاں گیس کا کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علاقہ سرجانی کا بڑا خوشحال علاقہ ہے. کراچی بڑا خوش نصیب کہیں گے کہ شہر کے یہ بیچ میں, مگر یہاں ترقیاتی کام بھی اس وقت جاری ہیں. اور یقیناً ایک بار پھر یہی کہوں گا تمام عہدیداران کو کہ جہاں K21 ہوگا وہاں مسائل کی آواز کو بلند کرے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مارکیٹ مسائل سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.